नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कक्षा 12 यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, आज से हम उनके लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान की क्लास शुरू कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं है। आज से हम चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12th का जीव विज्ञान। तो आज हम जीव विज्ञान के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन। इसको इंग्लिश में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इसका भाग ये 1 है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन काल किसे कहते हैं, यानी लाइफ स्पॉन। तो जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल कहलाता है। जैसे अब समझिए, जैसे एक मनुष्य का जीवन काल 70 से 75 साल होता है, तो हम कहेंगे कि मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के बीच के समय को ही हम जीवन काल कहेंगे या प्राकृतिक मृत्यु का जीवन काल कहेंगे। प्राकृतिक मृत्यु ही उसकी 1 से लेकर 75 साल के बीच में हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों की मृत्यु 100 साल या 110 साल के बाद होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग जितने होते हैं उनकी मृत्यु 1 से लेकर 75 साल के बीच हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि मनुष्य का जीवन काल 1 से 75 साल होता है, और 1 साल से लेकर मतलब उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के बीच के समय को ही हम जीवन काल कहेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ जीवों के जीवन काल कितने साल के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाथी का जीवन काल कितना होता है। पहला है हाथी। हाथी का जीवन काल 65 से 70 साल होता है। दूसरा गुलाब। गुलाब के पौधे का जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 साल होता है। तीसरा कुत्ता का जीवन काल 20 से 25 साल होता है। चौथा है तितली। तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ते ही होता है। बेचारी तितली का जीवन काल मात्र 1 से 2 हफ्ते का ही होता है, मतलब 14 या 15 दिन तक ही रहता है, जीती है बेचारी। पांचवा है कौवा। कौवा का जीवन काल 15 साल का होता है, मात्र 15 साल। छठा है केला। केले के पेड़ का जीवन काल 25 साल तक होता है। सातवां है गाय। गाय का जीवन काल 20 से लेकर 25 साल तक होता है। आठवां है तोता। तोता का जीवन काल 140 साल तक होता है। और नवा है मगरमच्छ। यहाँ आपको बता दें कि तोता की कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें सभी तोते 140 साल तक नहीं जीते हैं। इसमें कुछ तोते जो कॉमन होते हैं उनका जीवन काल 140 साल होता है। नवा है मगरमच्छ। मगरमच्छ का जीवन काल 60 साल होता है। 60 साल के बाद वो मर जाता है। आठवां है घोड़ा। घोड़ा का जीवन काल 50 से 60 साल होता है। 11वां है फल मक्खी, यानी जो फलों पर बैठती हैं उनको हम फल मक्खी कहते हैं। इनका जीवन काल 30 दिन तक होता है, यानी 1 महीना। 12वां है धान। धान का जीवन काल 30 से 40 महीना होता है। मतलब जो धान हम जिसकी बुआई करते हैं, खेती करते हैं, उसको हम उसके बोने से बोते हैं, जब उसके 4 महीना बाद हम उसको काट लेते हैं, इसलिए उसका जीवन काल हम कहेंगे कि 3 से 4 महीना होता है। 13वां है कछुआ। कछुआ का जीवन काल 100 से 1.5 साल होता है। तो 14वां है बरगद। बरगद का जीवन काल 200 साल होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर आपने कहा कि मान लीजिए हाथी का जीवन काल आपने कहा कि 65 से 70 साल होता है। वो 65 से 70 साल के बाद मर जाती है। तो आज की हाथी
कैसे है, कैसे जिंदा है आज की हाथी। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि हाथी या कोई भी जीव मरने से पहले अपने जैसी संतान उत्पन्न करके ही जाती है, जनन करके जाती है। इसलिए उसकी संतानें जिंदा रहती हैं, ना कि वो जिंदा रहती हैं। अब जैसे हाथी है तो हाथी तो 65-70 साल के बाद मर जाती है, लेकिन उस बीच वो जनन करके अपने जैसी संतान उत्पन्न करके छोड़ जाती है, इसलिए उनकी संतानें जिंदा रहती हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उनकी संतानें जनन करके अपने जैसी संतान उत्पन्न करेंगी, फिर वो मर जाएंगी। ऐसी ही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि जनन क्या है, जनन के प्रकार कितने होते हैं। जनन तो हम बता दिए कि आपको जनन किसे कहते हैं, यानी अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अब हम देख लेते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जनन के दो प्रकार हैं, अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो किसी भी लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी अलैंगिक जनन में किसी भी लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, अर्थात जो पिता होता है अपने पुत्र को जन्म देने वाला, वो सिर्फ एक ही होता है, या फिर या तो मादा होता है या फिर नर होता है। इसमें एक ही जीव होता है। जैसे समस्त एक कोशिकीय जीवों जैसे मोनेरा जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जो जीव हैं वो अकेले ही जनन करके अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर लेते हैं। मतलब अपने आप को सेल डिवीजन करके वो अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। अब देखिए ये है अमीबा। अमीबा में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। डीएनए हर जीव के अंदर होता है। जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हों या फिर बहुकोशिकीय जीव हों, हर कोशिकीय जीव के अंदर डीएनए होता है। अब देखिए जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करता है कि अपने केंद्र को ये अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए अपने केंद्र को दो भागों में विभाजित कर लेता है। ये देखिए डीएनए को अलग अलग दो भागों में विभाजित करके आधे भाग को ये अपने डीएनए को विभाजित करके अलग अलग पूरा अमीबा बना देता है। जैसे देखिए ये क्या करता है कि केंद्रक को विभाजित करके पहले तो अलग अलग डीएनए बनाता है, फिर उस डीएनए को अलग एक पूरा अमीबा बना लेता है, यानी ये अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेता है। ये देखिए ये दो भागों में विभाजित करके पूरा अमीबा बना लेता है। और ये हो गया जनक, यानी ये मातृ कस्टम होता है, यानी यह एक मादा होता है। अब देखिए सबसे पहले अपने आप के डीएनए को दो भागों में विभाजित कर लेता है और प्रत्येक डीएनए से एक पूरा अमीबा बन जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अमीबा कैसे अपने आप को ही विभाजित करके अपने जैसी संतान उत्पन्न कर लेता है। इसी को ही हम क्लोन कहते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि क्लोन किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग डालकर क्लोन में लिख सकते हैं कि क्लोन अमीबा जो होता है वो अलैंगिक जनन करके
एक कोशिकीय जीव जो होता है वो अलैंगिक जनन करके अपने जैसी संतान उत्पन्न कर देता है, उन्हीं को हम क्लोन कहते हैं। आपको ये फिगर बना देना है, उसके बाद अलग अलग जो अमीबा बन जाता है, अपने आप को विभाजित करके अलग अलग अमीबा बना देता है। तो ये फिगर पूरा बना करके उसी को हम कह सकते हैं कि ये क्लोन है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। आप लोगों को अलैंगिक जनन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि इसमें लैंगिक अंगों जैसे नर में वृषण व मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है। इसमें दो विपरीत जनक, यानी इसमें एक जैसे ही दो जनक मिलकर एक जैसी संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि विपरीत यानी अलग अलग जनक भाग लेते हैं एक नया संतान उत्पन्न करने के लिए। जैसे मान लीजिए मानव अगर अपने जैसे संतान उत्पन्न करना चाहता है तो क्या वो पुरुष ही मिलकर अपने जैसे संतान उत्पन्न कर पाएंगे? नहीं, पुरुष और स्त्री मिलेंगे तभी ही अपने जैसी एक संतान उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसमें दो विपरीत जनक नर व मादा भाग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कवक, पौधे, जंतु व मानव। तो मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके भाग 2 को हम कल तक अपलोड कर देंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा बोरिंग आप लोगों को लगने लगेगा और समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जितने भी आगे वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पर कक्षा 12 हिंदी और जीव विज्ञान, केमिस्ट्री के विषयों को सॉल्व कराया जाएगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी तैयारी करा दी जाएगी। इसके लिए आप लोग चिंता ज़्यादा मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। इसके पार्ट 2 में हम जानेंगे कि लैंगिक जनन कैसे होता है और इसके पूरे फिगर सहित हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।